उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। 20 दिनों तक सांस की नली में फंसी रही मूंगफली। लखनऊ पीजीआई के डॉक्टरों ने 15 महीने के बच्चे की बचाई जान। लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी पीजीआई में डॉक्टरों ने 15 महीने के एक मासूम की जान बचाकर बड़ी सफलता हासिल की है। जौनपुर का ये बच्चा पिछले करीब 20 दिनों से लगातार खांसी, बुखार और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। परिवार को शुरुआत में लगा कि सामान्य संक्रमण है, इसलिए कई जगह इलाज कराया गया, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में उसे लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। पीजीआई के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की जांच में पता चला कि बच्चे की सांस की नली में मूंगफली फंसी हुई है। स्थिति गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया करने का फैसला लिया। पीडियाट्रिक सर्जरी, पल्मोनरी मेडिसिन और एनेस्थीसिया विभाग की संयुक्त टीम ने सामान्य एनेस्थीसिया के तहत बेहद सावधानी से ऑपरेशन किया और सफलतापूर्वक मूंगफली बाहर निकाल दी। ऑपरेशन के तुरंत बाद बच्चे को सांस लेने में राहत मिली और उसकी खांसी भी कम हो गई। डॉक्टर ने बताया कि छोटे बच्चों में मूंगफली, बीज, सिक्के या खिलौने के छोटे हिस्से सांस की नली में फंसने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि छोटे बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखें और अचानक तेज खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लखनऊ में बनेगा 646 फ्लैट्स वाला प्रीमियम लेक व्यू अपार्टमेंट, कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने गोमती नगर के विराज खंड में एक बड़े प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट लेक व्यू अपार्टमेंट की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत 646 प्रीमियम फ्लैट्स बनाए जाएंगे। फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 19 मई से 18 जून तक किया जा सकेगा और आवेदन केवल एलडीए की वेबसाइट के जरिए ही होंगे। इस प्रोजेक्ट में 19 मंजिल के 3 टावर बनाए जाएंगे, जिनकी ऊंचाई करीब 60 मीटर होगी। सभी फ्लैट 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम कैटेगरी के होंगे और हर फ्लैट का सुपर एरिया लगभग 2340 वर्ग फीट रखा गया है। एक फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए तय की गई है। सोसाइटी में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क, बच्चों के खेलने की जगह, पावर बैकअप और 1000 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा आसपास एंटरटेनमेंट जोन और जॉगिंग ट्रैक भी विकसित किया जाएगा। एलडीए के अनुसार फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के जरिए होगा। पंजीकरण के समय सामान्य वर्ग को फ्लैट की कीमत का 5% और आरक्षित वर्ग को 2.5% शुल्क जमा करना होगा। करीब 760 करोड़ की लागत वाला ये प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला, योगी सरकार बनाएगी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये आयोग पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की स्थिति, उसका प्रभाव और सामाजिक आंकड़ों पर अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में आरक्षण तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 5 सदस्यीय इस आयोग में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक और वैज्ञानिक आधार देने के लिए ये कदम जरूरी था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट पूरा करना जरूरी होता है। इसमें पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति का सर्वे, आयोग की रिपोर्ट और उसी आधार पर आरक्षण तय करना शामिल है। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने ये आयोग बनाया है ताकि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कोई कानूनी बाधा ना आए। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, 60 से ज्यादा जिलों में एक हफ्ते तक लू का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 25 मई तक प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को खास तौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सबसे ज्यादा असर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बांदा सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहाँ तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये इस सीजन में 5वीं बार है जब बांदा सबसे गर्म जिला बना है। प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री, जबकि झांसी, हमीरपुर और वाराणसी में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विभोक्ष कमजोर पड़ने से गर्म और शुष्क हवाओं का असर बढ़ गया है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और तेज धूप से बचने की अपील की गई, क्योंकि लू और हीट स्ट्रोक समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी साबित हो सकते हैं।
यूपी में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम बदले, देर से रजिस्ट्रेशन कराने पर अब ज्यादा शुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। नए नियमों के तहत अब जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन देर से कराने पर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा शुल्क देना होगा। अब 21 से 30 दिन के अंदर पंजीकरण कराने पर 2 रुपए की जगह 20 रुपए शुल्क लगेगा। 30 दिन से 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने पर 5 की जगह 50 रुपए और 1 साल बाद पंजीकरण कराने पर 10 की जगह 100 रुपए देने होंगे। साथ ही 1 साल से ज्यादा देरी होने पर जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम की अनुमति भी जरूरी होगी। सरकार ने नाम जोड़ने और रिकॉर्ड में गलती सुधारने के नियम भी बदले हैं। अगर बच्चे का जन्म पंजीकरण हो गया लेकिन नाम नहीं जुड़ा तो माता पिता को 12 महीने के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। इसके अलावा प्रमाण पत्र खोने पर डुप्लीकेट कॉपी लेने का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन बदलाव का मकसद जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। आईआईटी कानपुर की बड़ी खोज, आंत के कैंसर को फैलाने वाले DKC1 प्रोटीन की पहचान। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कैंसर रिसर्च में बड़ी सफलता हासिल की है। संस्थान के बायोलॉजिकल साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर बुशरा अतीक और उनकी टीम ने आंत के कैंसर यानी कैलोरेक्टल कैंसर को तेजी से फैलाने वाले DKC1 नाम की प्रोटीन की पहचान की है। इस महत्वपूर्ण शोध को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया है। शोध में पता चला है कि जब शरीर में DKC1 प्रोटीन का स्तर बढ़ता है तो कैंसर कोशिकाएं ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं और दवाओं व कीमोथेरेपी का असर कम होने लगता है। ये प्रोटीन शरीर में स्फिंगोलिपिड नाम के फैट की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे कैंसर कोशिकाओं को सुरक्षा मिलने लगती है। वैज्ञानिकों ने लैब में RNA इंटरफेस तकनीक के जरिए इस प्रोटीन का स्तर कम किया, जिसके बाद कैंसर कोशिकाओं की बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई और दवाएं फिर से असर करने लगी। प्रोफेसर बुशरा अतीक का कहना है कि ये खोज भविष्य में आंत के कैंसर के ज्यादा सटीक और प्रभावी इलाज का रास्ता खोल सकती है। अब वैज्ञानिक ऐसी नई दवाएं विकसित करने पर काम करेंगे जो इस प्रोटीन को सीधे टारगेट कर सके। यूपी में खत्म होगी रजिस्ट्री कार्यालयों में सर्वर डाउन की समस्या, लागू होगी मध्य प्रदेश मॉडल व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को अब सर्वर डाउन की परेशानी से जल्द राहत मिल सकती है। प्रदेश सरकार रजिस्ट्री कार्यालयों में मध्य प्रदेश जैसी नई तकनीकी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है ताकि सर्वर डाउन होने पर भी काम प्रभावित ना हो। इस संबंध में सोमवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है जहां सर्वर डाउन जैसी स्थिति लगभग नहीं आती। अब उसी मॉडल का अध्ययन कर उसे यूपी में लागू किया जाएगा। सरकार जल्द ही IT विशेषज्ञ अधिकारियों की एक टीम मध्य प्रदेश भेजेगी जो वहां की तकनीकी व्यवस्था का अध्ययन करेगी। रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में भी उसी तरह का सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों को घंटों लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रजिस्ट्री का काम बिना रुकावट चलता रहेगा। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में 100 रुपए तक के ही भौतिक स्टाम्प इस्तेमाल होते हैं और वहां स्टाम्प वेंडरों को ज्यादा कमीशन मिलने से लोगों को सही कीमत पर स्टाम्प उपलब्ध हो जाते हैं। सरकार का उद्देश्य अब यूपी में भी पंजीकरण प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अभ्यर्थियों को अब तक 30 बार मिली तारीख। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और दंडवत प्रणाम करते हुए धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो पिछले 6 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इस मामले में आज यानी 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मशीह की बेंच में होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती है तो मामले का जल्द निपटारा हो सकता है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सितंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई की तारीखें मिल रही हैं, लेकिन अब तक फैसला नहीं आ पाया है। उनका आरोप है कि सरकार कोर्ट में प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रख रही है, जिससे मामला लंबा खिंच रहा है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मुख्यमंत्री की जांच समिति और हाईकोर्ट की डबल बेंच की रिपोर्ट उनके पक्ष में रही है। इसके बावजूद उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी और करीब 30 बार सुनवाई की तारीख पड़ चुकी है। मिशन 2027 की तैयारी तेज, दिल्ली में यूपी बीजेपी की नई टीम पर होगा बड़ा मंथन। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात करेंगे। इसी बैठक में यूपी भाजपा की नई टीम को लेकर अंतिम सहमति बनने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मई महीने के अंदर प्रदेश
शीर्ष पदाधिकारियों की नई टीम घोषित की जा सकती है। इसके साथ ही निगम आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों में भी बड़ी संख्या में अनुभवी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा फिलहाल पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। सभी 98 संगठनात्मक जिलों की टीम पहले ही तैयार की जा चुकी है। पार्टी इस बार क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर खास फोकस कर रही है। संगठन में महिलाओं, ओबीसी और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। साथ ही करीब 50% नए चेहरों को भी मौका मिलने की चर्चा है। भाजपा की कोशिश है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह मजबूत और संतुलित बनाया जाए। सफाई पर फीडबैक देने में लखनऊ देश में नंबर 1, 5 लाख लोगों ने दी राय। लखनऊ ने स्वच्छता को लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहरों की सफाई व्यवस्था पर नागरिक फीडबैक देने में लखनऊ देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अब तक यहां 5,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है, जो देश के किसी भी बड़े शहर से ज्यादा है। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में इस बार नागरिकों के फीडबैक को 50% महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों की भागीदारी शहर की रैंकिंग तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। लखनऊ के बाद सूरत दूसरे और आगरा तीसरे स्थान पर। दरअसल पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ देश के सबसे साफ शहरों में तीसरे नंबर पर रहा था। इस बार शहर की छवि और रैंकिंग दोनों को बेहतर बनाए रखने की चुनौती है। नागरिकों से सफाई व्यवस्था, कचरा उठान, गीले और सूखे कचरे की अलग व्यवस्था, बाजारों और पार्कों की साफ सफाई जैसे कई मुद्दों पर राय मांगी जा रही है। नगर निगम और प्रशासन का मानना है कि लोगों की जागरूकता और भागीदारी ही शहर को स्वच्छता में नई पहचान दिला सकती है। यही वजह है कि लखनऊ के लोग बड़ी संख्या में आगे आकर अपने शहर के लिए फीडबैक दे रहे हैं। यूपी में जनगणना की स्वगणना में 35 लाख से ज्यादा लोगों ने भरी जानकारी। आजमगढ़ सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की स्वगणना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। अब तक 35,82,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी जानकारी दर्ज कर दी है। इस प्रक्रिया में आजमगढ़ सबसे आगे है, जहां 2,23,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना पूरी की है। इसके बाद बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और सोनभद्र जैसे जिलों में भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली है, जबकि कुछ जिलों जैसे हापुड़ में ये संख्या काफी कम रही है। राजधानी लखनऊ में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानकारी दर्ज की है। जनगणना अधिकारियों के अनुसार सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिन लोगों के 2 घर हैं या जो अलग अलग जगह रहते हैं, उनकी गणना कैसे होगी। इस पर स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति की गणना केवल उस स्थान पर होगी जहां वो सामान्य रूप से रहता है, यानी यूजुअल रेजिडेंस के आधार पर। स्वगणना की ये प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी, जिसके बाद 22 मई से गणना कर्मी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सही तरीके से पूरी हो सके। यूपी में उद्योग लगाने में देरी पर सख्ती, मुख्य सचिव ने कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन उद्यमियों ने औद्योगिक भूखंड लेकर समय पर उद्योग स्थापित नहीं किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे मामलों की समीक्षा करने को कहा गया है। लोक भवन में उद्योग बंधु की बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि आवंटन का उद्देश्य केवल जमीन देना नहीं, बल्कि उस पर समय पर उत्पादन शुरू कराना है, ताकि निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण निवेशकों को सभी जरूरी अनुमति और सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराएं और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करें। साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर यूपी को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल राज्य बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में औद्योगिक परियोजनाओं, भूमि उपयोग मास्टर प्लान और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है और निवेशकों को किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े। यूपी में फार्मर आईडी से ही मिलेगा खाद, जोत रिकॉर्ड के आधार पर होगा वितरण। उत्तर प्रदेश में अब किसानों को उर्वरक यानी खाद उनकी फार्मर आईडी या जमीन की जोत संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर ही मिलेगा। इसका उद्देश्य खाद की कालाबाजारी रोकना और सही किसानों तक सही मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करना है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस नए नियम के तहत प्रति हेक्टेयर अधिकतम 5 बोरी डीएपी और 7 बोरी यूरिया का वितरण किया गया है। कृषि विभाग ने साफ किया है कि खाद की बिक्री अब किसान की फार्मर आईडी से लिंक की जाएगी और जहां आईडी उपलब्ध नहीं होगी, वहां जोत संबंधी दस्तावेजों के आधार पर खाद दी जाएगी। सरकार का कहना है कि राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिसमें लाखों टन यूरिया और डीएपी शामिल है। इसके बावजूद पारदर्शिता बनाए रखने और दुरुपयोग रोकने के लिए व्यवस्था लागू की जा रही है। किसानों से अपील की गई है कि वो खाद खरीदते समय फार्मर आईडी या भूमि रिकॉर्ड साथ लेकर जाएं, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के उर्वरक मिल सके और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनी रहे।
कानपुर के सरकारी स्कूलों में सरप्लस शिक्षक होंगे, समयोजित तबादला प्रक्रिया शुरू। कानपुर के सरकारी परिषदीय स्कूलों में अब छात्र संख्या के मुकाबले अधिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए समायोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कानपुर में कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम है, जबकि शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा पाई गई है। बीएसए कार्यालय ने ऐसे सभी स्कूलों की सूची जारी कर दी है जहाँ शिक्षक सरप्लस है। उदाहरण के तौर पर कुछ स्कूलों में 40 से 60 बच्चों पर 4 से 5 शिक्षक तैनात है, जिनमें 2 से 3 शिक्षक अतिरिक्त माने जा रहे हैं। अब इन शिक्षकों का संयोजन अन्य जरूरत वाले स्कूलों में किया जाएगा। बीएसए ने इस सूची पर आपत्तियां भी मांगी थी और अब अंतिम जांच के बाद समायोजन की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करना है ताकि हर स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो सके। हालांकि शिक्षक संगठनों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, खासकर विषयवार नियुक्तियों को लेकर, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। ईपीएफओ की प्रयास योजना से रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा पीपीओ, पेंशनरों को बड़ी राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। प्रयास योजना के तहत अब रिटायरमेंट के दिन ही पात्र कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ जारी किया जा रहा है, जिससे पेंशन के लिए महीनों इंतजार और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानपुर क्षेत्र में इस योजना के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, जहां पिछले एक साल में 122 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही पीपीओ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही पीपीओ की एक कॉपी सीधे संबंधित बैंक को भेज दी जाती है, जिससे पेंशन समय पर खाते में आनी शुरू हो जाती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को समय पर पेंशन दावा प्रपत्र भरना, यूएन पोर्टल पर केवाईसी अपडेट करना, ई नॉमिनेशन और बैंक आधार सत्यापन पूरा करना जरूरी है। नियोक्तों को भी समय पर सभी दस्तावेज और अंशदान जमा करना होता है। ईपीएफओ का ये कदम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, जिससे पेंशन व्यवस्था और अधिक तेज और सुविधाजनक हो गई है। अनवरगंज मंधना एलिवेटेड ट्रैक के लिए 1000 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन की मांग। कानपुर में अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना के लिए रेलवे ने अब 1000 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन की मांग की है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान इंजीनियरों ने तकनीकी जरूरतों के चलते ये आवश्यकता बताई। करीब 830 करोड़ रुपए में फाइनल हुए इस प्रोजेक्ट का टेंडर राजस्थान की इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, जिसने अनुमति लागत से लगभग 25% कम बोली लगाई थी। अब तक लगभग 4000 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि अधिग्रहण पर करीब 36 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये 15 किलोमीटर लंबा ट्रैक मंधना से अनवरगंज तक बनेगा, जिससे 17 रेलवे क्रॉसिंगों पर लगने वाला जाम खत्म होगा और जीटी रोड पर यातायात सुगम होगा। परियोजना 2004 से लंबित थी और इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत एक नया स्टेशन भी प्रस्तावित है, जबकि कुछ पुराने स्टेशनों को बंद करने की योजना है। मेरठ करनाल हाईवे पर आबादी क्षेत्रों में स्पीड लिमिट तय, तेज रफ्तार पर होगा चालान। मेरठ करनाल हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। हाईवे से जुड़े गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और एनएचआई ने मिलकर हाईवे पर निगरानी बढ़ा दी और कई स्थानों पर स्पीड लिमिट के संकेतक बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिन्हें दोबारा ठीक किया जा रहा है। फिलहाल स्पीड कैमरे लगाने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर नियम उल्लंघन के चालान भी शुरू हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार ये कदम हादसों को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जल्द ही हाईवे पर स्पीड कैमरे भी लगाए जाने की योजना है। लखनऊ में लाठीचार्ज के विरोध में मेरठ में वकीलों का प्रदर्शन, कचहरी में काम बंद। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मेरठ में वकीलों का भारी आक्रोश देखने को मिला। मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को वकीलों ने कामकाज पूरी तरह बंद रखा और कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। बैठक के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में घूम घूम कर कामकाज रुकवाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए इसे अधिवक्ताओं के अधिकारों पर हमला बताया और संयुक्त रूप से आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। इस प्रदर्शन में दोनों बार के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल रहे। आगरा में एसी हेलमेट एक साल में ही खराब, भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस परेशान। आगरा में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए दिए गए एसी हेलमेट अब एक साल के अंदर ही खराब हो गए। बैटरी और चार्जिंग की समस्या के कारण अधिकांश हेलमेट काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जवानों को तेज धूप और भीषण गर्मी में बिना राहत ड्यूटी करनी पड़ रही है। पिछले वर्ष मुख्यालय से करीब 100 एसी हेलमेट भेजे गए थे, जिनमें से 75 वितरित किए गए थे। प्रत्येक हेलमेट की कीमत लगभग 16,000 रुपए थी। इन हेलमेट का उद्देश्य चौराहों पर ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाना था, लेकिन अब ये उपयोग में नहीं है। इसके साथ ही कई चौराहों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बनी हुई है, जैसे स्थायी बूथ, पंखे और पीने के पानी की व्यवस्था का अभाव। पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में खुले में धूप और गर्मी के बीच ड्यूटी करनी पड़ रही है।
आगरा डीएलएड परीक्षा में बड़ी लापरवाही, पत्नी उसी कक्षा में दे रही थी परीक्षा, कक्ष निरीक्षक हटाया गया। आगरा में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के दौरान अहमदिया हनीफिया इंटर कॉलेज केंद्र पर गंभीर लापरवाही सामने आई। जांच के दौरान पाया गया कि एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी उसी परीक्षा कक्ष में लगाई गई थी जहां उनकी पत्नी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रही थी। मामले को परीक्षा की निष्पक्षता के खिलाफ मानते हुए संबंधित कक्ष निरीक्षक को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र व्यवस्थापक से स्पष्टीकरण मंगाया गया है और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डायट प्रचार के अनुसार निरीक्षण के दौरान यह अनियमितता पकड़ी गई और इसे गंभीर मानते हुए तुरंत कार्रवाई की गई ताकि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किनारे लगी भीषण आग, आधे घंटे में पाया गया काबू। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद क्षेत्र में सोमवार सुबह किलोमीटर 22 के पास अचानक भीषण आग लग गई। आग ने सड़क किनारे मौजूद सूखी घास और झाड़ियों को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और कुछ देर के लिए वाहन चालकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही यूपीडा और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया और यातायात भी बाधित नहीं हुआ। आग लगने का कारण सूखी घास में किसी चिंगारी को माना जा रहा है, हालांकि मामले की जांच जारी है। भीषण हीट वेव के चलते आगरा में स्कूलों की छुट्टी घोषित। आगरा में लगातार बढ़ती गर्मी और भीषण हीट वेव के कारण जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर 19 मई को नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश जिले के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। प्रशासन ने ये कदम छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने साफ किया कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी। बिना नोटिस पूछताछ के लिए पुलिस नहीं बुला सकती, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को विवेचना या पूछताछ के लिए बिना नोटिस थाने नहीं बुला सकती। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी संभावित आरोपी या व्यक्ति से पूछताछ जरूरी हो तो बीएनएस की धारा 35 के तहत पहले विधिवत नोटिस देना अनिवार्य है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने महाराजगंज के सुनौली थाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें बार बार थाने बुलाकर परेशान करे, जबकि वो एफआईआर में नामजद भी नहीं है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के आधार का उल्लंघन माना। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि बिना नोटिस किसी को थाने न बुलाया जाए और नागरिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाए। नोएडा में ऑनलाइन गेम से दोस्ती कर महिला से 10 लाख की ठगी, बहन को भी धमकी। नोएडा के सेक्टर 39 में एक महिला के साथ ऑनलाइन गेम के जरिए दोस्ती कर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले भरोसा जीतकर परिवार की जानकारी जुटाई, फिर 10 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। बाद में उसने 20 लाख रुपए की और मांग की और रकम न मिलने पर महिला की आपत्तिजनक फोटो और निजी जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दी। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस और कोर्ट की मदद से 8,45,000 रुपए वापस मिल गए, लेकिन इसके बाद आरोपी ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। उसने महिला के पति, बच्चे और गाड़ी की जानकारी ऑनलाइन वायरल करना शुरू कर दी और उन्हें लगातार धमकियां देने लगा। इतना ही नहीं, मदद करने वाली उसकी बहन को भी धमकी दी गई और उसका नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जिससे उसे लगातार कॉल्स आने लगे। फिलहाल साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। नोएडा में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। नोएडा में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव ने आरोप लगाया कि लगातार ईंधन की कीमतें बढ़कर सरकार आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है, जिससे महंगाई और बढ़ रही है। पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो जाती है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस दौरान कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सरकार से मांग किया कि ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए और जनता को राहत दी जाए।